हाल ही में कुछ दिन पहले 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों का 14 स्टेट्स में ये बिखरी हुई सीटें हैं, उनमें बाई इलेक्शन हुआ और पोलिंग हुई उनमें। आज 2 नवंबर को उनके रिजल्ट्स भी आए। ये रिजल्ट्स में एक चीज़ बहुत कॉमन हुई कि किसी भी स्टेट में रिजल्ट हुआ हो, लेकिन जहाँ पर भी जिस भी पार्टी के रीजनल कैंडिडेट्स और रीजनल चेहरा जो है, जो सीएम कैंडिडेट या फिर लीडर है, रीजनल लीडर, वो स्ट्रांग है, उस पार्टी को वहाँ पे बढ़त दिखती हुई मिली है और उस पार्टी को वहाँ फ़ायदा हुआ है। पहली बार 2014 के बाद पहला इलेक्शन रहा जब किसी रीजनल चेहरे का इतना दबाव रहा हो हर जगह पे। मोदी मैजिक या फिर कांग्रेस का गांधी मैजिक कह सकते हैं, वो काम कहीं नहीं किया। सिर्फ रीजनल लीडर्स और रीजनल सिंपैथी गेन्स पे ही पार्टियों को ज़्यादा सीटों का अनुभव मिला, ज़्यादा सीटों की मदद मिली। बात करते हैं हिमाचल से, शुरुआत करते हैं। हिमाचल में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने इस बार ज़बरदस्त जीत हासिल की है। उसने अपने सारे जो पुराने लॉस्ट ग्राउंड थे उनको रिवाइव किया है और हाल ही में अगर देखें तो नवंबर में ही आने वाले हैं इनके विधानसभा के चुनाव। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत खतरनाक बात होगी, क्योंकि 4 जो सीटें में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की जो सीट का इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उस चारों में कांग्रेस को एक बढ़त मिली। मंडी जो लोकसभा सीट थी, इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल के महाराज माने जाते हैं, वीरेंद्र सिंह, उनकी जब डेथ हुई थी तो उसके बाद उनकी पत्नी को वहाँ से उन्होंने कांग्रेस पे चढ़ाया, इसलिए उनको सिंपैथी गेन्स मिले। पर इतना ही नहीं है, जो एंटी इनकम्बेंसी है ऑफ 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट और 4 ईयर्स ऑफ दिस बीजेपी गवर्नमेंट इन हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा है। हिमाचल में जो बीजेपी की सरकार है, हालांकि कुछ काम ऐसा खास किया नहीं है उन्होंने पिछले 4 सालों में, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ऊपर से वहाँ पे महंगाई का मार जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सारी खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली थी जो कि कांग्रेस के फेवर में गई। ऑल्दो यहाँ पे कांग्रेस का कोई रीजनल ऐसा बड़ा नेता नहीं है अभी, क्योंकि हाल ही में महाराज की, जो हिमाचल के महाराज हैं, उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, वीरेंद्र सिंह की, जिसके बाद इन लोगों के पास कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जरूर है, लेकिन उतना टॉलेस्ट लीडर आज तक कांग्रेस को नहीं मिला इस स्टेट के अंदर। बट जो सिंपैथी थी उनकी पत्नी को ज़रूर मिली और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी काम हुआ। तो ये दिखाता है कि अगर आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस और मेहनत करे तो वो कड़ी टक्कर दे सकती है बीजेपी को। अगर हम चले नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो असम में बीजेपी ने एक बहुत शानदार काम किया है। यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हेमंत बिस्वा शर्मा को, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे लीडर हैं जो कि उन्होंने मोदी मैजिक पे रिलाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने मतलब कि हिंदुत्व कार्ड खेला हम कह सकते हैं, और वो उसी पे जीतते जा रहे हैं हर इलेक्शन। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। और इतने स्ट्रॉन्ग लीडर को जब इन्होंने सीएम बनाया तो 5 की 5 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल हुई है बीजेपी और उसके एलाइज को इन असम। तो इसका पूरा श्रेय जो है असम में जाता है, असम में जो पूरा श्रेय है वो बीजेपी जाता है। कांग्रेस को ये देखना होगा कि आने वाले समय में वो कैसे अपने जो पार्टी है, ऑल्दो उन्होंने अभी 1 नवंबर से अपना कैंपेन शुरू किया है, मेंबरशिप कैंपेन, इसको उन्हें असम में ढंग से करना होगा, क्योंकि असम में ना उनके पास कोई लीडर है ढंग का, और ना ही कोई ऐसा पार्टी का स्ट्रेंथ है, ना ही कोई इनके पास ढांचा है पार्टी का, कोई भी इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ज़्यादा पार्टी वर्कर भी नहीं है। तो बूथ लेवल से टॉप लेवल तक इनको चेंजेस करने की ज़रूरत है अगर ये आने वाले 10-15 साल में अपनी जगह ढूंढना चाहते हैं। तो तीसरी बात अगर हम देखें राजस्थान में कांग्रेस ने दोनों की दोनों विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त हासिल की है। इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाता है। ऑल्दो कई सारी बातें ये चल रही थी कि सचिन पायलट नाराज़ हैं अशोक गहलोत से और अंदर इनफाइटिंग चल रही है कांग्रेस की, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर की तरह वहाँ पोर्ट्रे कर रखा है और वो इस्टेब्लिश्ड लीडर की तरह वहाँ काम करते आ रहे हैं। जो सचिन पायलट की तरफ से भी इनफाइटिंग या रेबलियन दिखाई दे रहा था, वो भी अशोक गहलोत ने फॉर द टाइम बीइंग अभी सुधार लिया है और सुलझावा दिख रहा है अभी काफ़ी समय के लिए। और यही नहीं, बीजेपी में बहुत इनफाइटिंग चल रही थी वसुंधरा राजे और आरएसएस फैक्शन ऑफ बीजेपी के अंदर, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश्ड लीडर है, जिसकी वजह से उनको इलेक्शन जीतने में फ़ायदा हुआ। कर्नाटका के बाई इलेक्शन बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थे, क्योंकि येदियुरप्पा को अभी बीजेपी ने हटाया था इनकम्बेंसी को देखते हुए उसके खिलाफ, और बीएस बोम्मई को फील्ड किया था एज अ सीएम फेस। ये देखा जा रहा है कि सीएम फेस में बीएस बोम्मई का एक ऐसा कैरिज्मा नहीं दिखाई दिया है अब तक कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में जो बीएस बोम्मई की होम ग्राउंड है, जिसको हम घर जनपद कहते हैं, उसमें कांग्रेस का एक कैंडिडेट जीत गया है, दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का जीता है। तो मतलब यहाँ 50-50 है, जबकि वो बीएस बोम्मई का घर है, वो डिस्ट्रिक्ट है, तब भी वो जीत नहीं पाए हैं।
तो हो सकता है कि BS बोम्मई को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, क्योंकि अभी 1-2 साल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटका में भी उसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए भी इस BS बोम्मई को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो रिटेन कर पाएँ अपनी पावर को। दादरा और नादरा हवेली में शिवसेना ने बहुत ही ट्रिक चलाते हुए जीत लिया है। पहली बार कोई पिछले 7 सालों से वहाँ से एक इंडिपेंडेंट MP जीत रहे थे, जिनकी डेथ हो गई सुसाइड से इन फरवरी। उसके बाद शिवसेना ने उनकी ही पत्नी को, जो 7 बारी से वहाँ MP थे, उनकी पत्नी को एज MP कैंडिडेट फील्ड किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सिंपैथी गेन, जिसकी वजह से उनको दादरा लोकसभा सीट में बढ़त हासिल हुई है। हाल ही में इसके रिलेटेड संजय राउत ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि दिल्ली दूर नहीं। मैं तो कहता हूँ बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, मतलब एक महाराष्ट्र के बाहर सिर्फ एक सीट जीती है लोकसभा और कह रहे हैं कि दिल्ली अभी दूर नहीं। तो शिवसेना के लिए ये मेरा बात होगा कि TMC और कांग्रेस अभी बहुत आगे है शिवसेना से। अगर उनको एक नेशनल प्लेयर की तरह पोर्ट्रे करना है अपने आप को, तो NCP शिवसेना दोनों ही अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर ना ही NCP का इतना कोई वर्चस्व है और ना ही शिवसेना का। शिवसेना कई बार इक्के दुक्के झंडे उसके दिख जाते हैं दिल्ली में या फिर हमें UP में दिख जाते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सालों से नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शिवसेना को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है बाकी जगहों पे पार करनी होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो 29 विधानसभा और 3 जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें एक लोकसभा सीटें जो हैं शिवसेना, कांग्रेस और BJP के खाते में गई हैं। अगर हम शिवसेना और कांग्रेस को एक अलायंस में माने तो UPA के खाते में 2 गई हैं और BJP के खाते में 1 सीटें गई हैं। तो मतलब 2/3 मार्जिन से UPA आगे चल रहा है लोकसभा में। ओवरऑल देखें तो कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभर के आई है, जिसने 8 सीटों में बढ़त हासिल की है और 1 सीट उन्होंने लोकसभा की जीती है। तो टोटल 9 सीटों में उन्होंने आगे। सेकेंड नंबर पे BJP है ऑफ कोर्स बाय 8 सीट्स। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतना मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड के बाद भी लोग स्विच नहीं कर रहे हैं टुवर्ड INC। इसका रीज़न है कि पुराने जो उनके एलिगेशंस हैं, करप्शन एलिगेशंस, और पुरानी जो एंटी हिंदू कार्ड वगैरह जो बोला जाता है, वो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके खिलाफ इन लोगों ने काम नहीं किया है। अगर ये थोड़ी और मेहनत करें तो कोविड फेलियर, मिसमैनेजमेंट जो हुआ, साथ में एंटी इनकम्बेंसी जो चल रही है, और यही नहीं जो पेट्रोल प्राइसेस और इन्फ्लेशन जो इतना बढ़ रहा है, इन सबको अलाइन करके एक मूवमेंट चलाएं तो शायद ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है बाकी राइट विंग का, उसको हटा सकते हैं और वापस पावर में आ सकते हैं इनकमिंग इलेक्शंस। पर ये तभी हो पाएगा जब इनकी स्ट्रेंथ मजबूत है। शायद ये अभी इस मोड में ही नहीं दिख रहे हैं इतना कि ये हराना चाहते हों। हालांकि कुछ समय से प्रियंका गांधी यूपी में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रही हैं। राहुल गांधी भी नेशनल फ्रंट में देखा जाए तो इस बार काफ़ी अलग अंदाज में आए। मानसून सेशन में उनका जो अवतार था वो थोड़ा अलग ही था, तो हो सकता है कि ये भी अपने आप को रिवाइव करना चाह रही हो। दूसरी बात, बीजेपी इस बार सेकंड पार्टी बन के सिमट चुकी है और कई जगहों पे तो ये बहुत ही बुरा इसने प्रदर्शन किया है। जैसे कि अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में वो 3rd या 4th नंबर पर दिखी है। तो ये देखना होगा। या तो कि वेस्ट बंगाल में भी ये बहुत पीछे हट गई। वेस्ट बंगाल की मैंने बात नहीं की। वेस्ट बंगाल में ममता मैजिक अभी भी बरकरार है। टीएमसी ने 4 की 4 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की है और इसमें चारों में ही बीजेपी बुरी तरह सेकंड नंबर पे रही है। और जो इसमें अगेन वही है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि रीजनल लीडर्स जो हैं जहाँ जहाँ स्ट्रांग है उन पार्टी को वहाँ बढ़त हासिल हुई है। तो ममता का जो वो जगह था, वो ममता का जो वर्चस्व था, वो अभी भी वहाँ कायम है। मैं बोल रहा था बीजेपी के बारे में बात कर रहा था कि बीजेपी को अगर अपने आप को होल्ड करके रखना है फॉर 2024 तो उनको अब थोड़ा ध्यान देना होगा कि कोविड के जो मिसमैनेजमेंट हुए उसको कैसे कम किया जाए। वैक्सीनेशन की पेस काफ़ी सही चल रही है, इसको ये और अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो स्वच्छ भारत अभियान था वो ठीक चल रहा है, उसको और बेटर करके दिखाएं और बेटर करके चलाएं। और बहुत ज़्यादा कम्युनलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ओवरऑल काम किया है सबसे ज़्यादा हाईवेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बनाने में है वो नितिन गडकरी ने किया है। तो उनके कामों को अगर प्रोजेक्ट किया जाए और उनको और बढ़ावा दिया जाए काम करने के लिए तो ज़रूर ही ये आगे बढ़ सकता है। तीसरी बात, फाइनेंशियली आई थिंक कि अगर इनको थोड़ा ठीक करना है तो निर्मला सीतारमन को फाइनेंस में थोड़ा ध्यान देना होगा। और जो होम के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, असम की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो या किसी भी स्टेट की बात कर लो, तो लॉ एंड ऑर्डर में इंडिया पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उस पर काम करेगा ये बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को बचाने में। और हंगर इंडेक्स अभी हमने देखा कि वो भी बहुत नीचे गया है, लोग भूखे असल में मर रहे हैं। चाहे आप डिनाई करो कि हंगर इंडेक्स में हम इतने पीछे नहीं हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे स्थिति है वो लोग बहुत गरीब हो गए हैं। कितने ही सारे लोग जो है अभी बिलो पॉवर्टी लाइन में शिफ्ट हो चुके हैं।
तो अगर हम बीजेपी इस चीज़ में काम करेगी, अब थोड़ा असली में विकास करना फिर से शुरू करेगी, तब जाके शायद बात बन सके इनके लिए। ममता और शिवसेना बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि अभी दिल्ली में काम करना है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया रीच किसी पार्टी की नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। आम आदमी पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है हर एक क्षेत्र में जाने की, पर इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना होगा और इनको ये दिखाना होगा कि ये क्यों एंटी कांग्रेस या एंटी बीजेपी वोट ले सकते हैं। क्योंकि अगर एंटी कांग्रेस वोट लेना है तो बीजेपी है और एंटी बीजेपी लेना है तो कांग्रेस है। ये लोग कैसे आउटशाइन कर सकते हैं इन दोनों पार्टियों को, इनको उन चीज़ों में फोकस करना होगा, तभी इन लोगों की स्ट्रेंथ नेशनल पॉलिटिक्स में आ पाएगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी है, बट ये कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो नहीं था। मैंने हर एक पार्टी को एनालाइज़ करके जो जो उनके काम हुए हैं अपनी तरफ से एनालाइज़ करके बनाई है ये वीडियो। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आपको गलती लग रही है। I hope you like the content of the video. If you do like the content of the video, do share it with your friends, comment down below and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.